जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। क्लास 7 के विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 में है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इस पाठ में जानेंगे कि किस प्रकार सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने सजीव होते हैं उन्हें अपने वृद्धि के लिए और सही विकास के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। तो इसी प्रकार से जो पौधे हैं उनको भी अपने वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। तो जो पौधे होते हैं उनका भोजन कौन तैयार करता है? तो पौधों का भोजन पत्तियों में तैयार होता है। तो पत्तियों का पौधों के लिए भोजन तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। क्या पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन उसी तरह तक सीमित रहता है? पत्तियों में भोजन बनता है और क्या जो भोजन बनता है वो पत्तियों में ही रह जाता है? तो ऐसा नहीं है। जो पत्तियों में भोजन बनता है वो पूरे पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंच जाता है। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, तो उन तक भोजन किस प्रकार पहुंचता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल एवं जड़ों द्वारा अवशोषित जो खनिज है वो किस प्रकार जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है? तो आपको पता है जो जड़ होते हैं वे मिट्टी से जल और खनिज लवण सोखते हैं और उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो क्रिया होता है ये किस प्रकार से होता है? तो पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन किस प्रकार से होता है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने अपने अगली कक्षाओं में क्लास 6 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार पौधों की टहनियों का रंग, जो रंगीन जल है, वो जब हम पौधों के टहनियों को रंगीन पानी में डुबाते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो फूल होता है वो भी रंगीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और जब आप टहनियों को छीलेंगे तो आप देखेंगे कि जो टहनियां हैं उसमें भी वो रंग आ जाता है। तो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। तो हम क्या जानते हैं? परिवहन का अर्थ है कि किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो वे सभी अंग जो परिवहन के कार्य को संपन्न करते हैं वे परिवहन तंत्र कहलाते हैं। तो जो पदार्थ व जो अंग परिवहन का कार्य करते हैं उसको परिवहन तंत्र कहते हैं। तो कौन है पौधों के परिवहन तंत्र में सहायक अंग? तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। और भोजन के लिए जो कच्चा माल आता है वो जड़ से के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। जड़ क्या करता है? मिट्टी से जल खनिज लवण को सोखता है और टहनियों से होता हुआ वो पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये जो परिवहन तंत्र कार्य कर रहा है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है? तो पौधे जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवण अवशोषित करते हैं। तो पौधे के जो जड़ होते हैं वे मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और जड़ में बहुत अधिक बाल जैसी महीन संरचनाएं होती हैं, जिसे आपने देखा होगा कि जो जड़ होते हैं उसमें महीन बालों जैसा संरचनाएं होते हैं जिसे मूल रोम कहते हैं। और ये जड़ के सतह की क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और जो मूल रोम होते हैं वे मृदा कणों के बीच उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं। तो मृदा में जो जल होता है उसको ये अवशोषित करने का काम करते हैं। जल और खनिज लवण जड़ से ऊपर नली जैसी संरचना से ऊपर की ओर जाता है और जो जल अवशोषित कर लिया जाता है मूल रोम के द्वारा, वो जल और खनिज लवण जो है वो जड़ से ऊपर नली जैसी संरचनाओं से होते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो नलियों से होते ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर हम उसको देखेंगे चित्र में। तो पाइप जैसी संरचनाएं जो हैं इसमें, तो वे हैं वाहिकाएं। तो ये जो वाहिकाएं हैं ये जल तथा खनिज को जड़ से पत्तियों तक ले जाने का काम करते हैं। कौन? वाहिकाएं।
पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे संवहन उत्तक कहते हैं। और संवहन उत्तक जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो पौधों में जल और पदार्थों का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे क्या कहते हैं? संवहन उत्तक। और संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो ये है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है, जाइलम नलिकाओं का जाल बनाता है, जाइलम नालियों का जाल बनाता है और जड़ को तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों से जोड़ने का काम करता है। कौन? जाइलम। तो इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधों में जल का परिवहन करते हैं। तो जो जाइलम का जाल होता है वो जो जल है उसको पूरे पौधों में पहुंचाने का, मतलब जो पत्तियां हैं पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, परिवहन का कार्य करता है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में जिस संवहन उत्तक के द्वारा ले जाया जाता है उसे फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम जो नलिकाएं हैं उनका एक जाल बना हुआ है, उस जाल से होते हुए जड़ से जो पानी सोखा जाता है वो तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। और जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है तो वो सभी भागों में जिस संवहन उत्तक के द्वारा पहुंचता है उसे कहते हैं फ्लोएम। तो दो संवहन उत्तकाएं जो उत्तक है, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब समझ गए दोनों का काम? ये देखिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को दिखाया गया है। ये क्या है? ये देखिए जाइलम को यहाँ एरो करके दिखाया गया ना है, ये है जाइलम जो जाल जैसा है। इस जाल से होते हुए जो भोजन नहीं जल है वो जड़ों से होते हुए टहनियों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। और ये जो दिखाया गया है ये क्या है? ये है मूल रोम। ये जो जड़ जैसा रोआदार पतले बाल जैसी आकृति है वो हो गया आपका मूल रोम। तो जल एवं खनिजों का परिवहन को यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए चित्र में दिखा है कि परिवहन पौधों के विभिन्न भागों में किस प्रकार होता है। तो देखिए यहाँ पर जो गोल गोल दाना जैसा दिख रहा है ये क्या है? जल एवं तैयार भोजन है। और ये है कोशिका भित्ति, और दोनों ओर से बहाव होता है, नीचे की ओर भी ऊपर की ओर भी। तो ये हो गया परिवहन पौधों में। जब भिंडी या किसी सब्जी को बाजार से लाते हैं और वो कुछ दिनों में सूख जाता है तो क्या करते हैं आपके घरों में कि उसको पानी में भिगा देते हैं। तो उनको पानी में क्यों डाला जाता है और डालने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो पहले की कक्षाओं में क्रियाकलापों के द्वारा आपने जाना है कि पौधों द्वारा खींचा गया जल पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, परंतु जो सारा जल होता है, सारे जल का उपयोग नहीं होता है, तो पौधा द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो उस अतिरिक्त जो जल होता है उसका क्या होता है? तो पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो अतिरिक्त जल को वाष्पित कर देते हैं। तो जो रंध्र होते हैं वे अतिरिक्त जल को वाष्पित कर देते हैं और जल के वाष्पन होने से जाइलम में ऊपर की ओर एक खिंचाव बल विकसित होता है। तो क्या होता है? जब जो पत्तियों के रंध्र होते हैं वो अतिरिक्त जल को वाष्पित कर देता है। जब जल वाष्पन की क्रिया होती है तो जो जाइलम के ऊपर जाइलम होता है वो ऊपर की ओर खिंचाव लाता है, उसमें खिंचाव होता है और इस खिंचाव के कारण जो जल है वो जड़ से जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। तो देखिए वाष्पन की क्रिया कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वाष्पन होता है तभी जाइलम में ऊपर की ओर खिंचाव होता है और खिंचाव होने के कारण जो जल है वो जड़ से जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंच पाता है। पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल को रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पौधों में जो जल है जो उपयोग किया जाता है वो तो हो गया, लेकिन जो अतिरिक्त जल है जिनका उपयोग नहीं हो पाता है वो रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन
खनिज तथा जल को प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। तो जल को क्या करता है, जब बाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है, बाष्पन का क्रिया होता है, तो जाइलम ऊपर की ओर खिंचता है और इसी खिंचाव के कारण जड़ से होते हुए जो जल है वो जाइलम के द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है। बाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडक भी पहुंचाता है और ये बाष्पन की क्रिया के कारण पौधे जो हैं वे ठंडे महसूस करते हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो भी ठंडा हो जाता है। तो पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, तो वही जाइलम के द्वारा होता है। और पौधों में अतिरिक्त जल किसके द्वारा बाहर निकलता है, रंध्र के द्वारा। पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किस भाग से होता है, किसके द्वारा होता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यदि पौधे बाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसी के द्वारा क्या होता है कि जाइलम में खिंचाव होता है ऊपर की ओर और जो जल होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी आवश्यक है। और यदि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जल ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा और इस क्रिया के कारण पौधे को ठंडक भी मिलती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों में जल पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचता है, तो इसी क्रिया के द्वारा पहुंचता है। तो जंतुओं में परिवहन अभी हम देखेंगे कि अभी हमने जाना कि पौधों में किस प्रकार से परिवहन की क्रिया होती है। अब हम देखेंगे कि जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो हम सभी जानते हैं कि सभी को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, वायु आवश्यक है, जल आवश्यक है। तो इन पदार्थों का उपयोग शरीर में कहाँ कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कि जीवों के शरीर में भोजन, वायु, जल को ग्रहण करके एक एक कोशिका तक पहुंचाना होता है और इन कोशिकाओं द्वारा ही भोजन के टूटने के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता है। और ऊर्जा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, प्रत्येक काम को करने के लिए हमें ऊर्जा आवश्यक है। जंतुओं के शरीर में कुछ अवशिष्ट हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जिसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। तो भोजन जितना आवश्यक है उससे हमें ऊर्जा मिलता है, उसी प्रकार से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको भी शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो हृदय व रक्त वाहिनियां मिलकर शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं, जिसको आप आगे देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव में परिसंचरण तंत्र के वो यहाँ दिखाया गया है। तो ये है कोशिकाएं और ये है आपका जो ये आकृति दिख रहा है ये क्या है, हृदय है। और ये शिरा, ये फुफ्फुस शिरा, ये हो गया आपका धमनी और फुफ्फुस धमनी ये हो गया, और ये हो गया आपका फेफड़ा। तो ये जो पूरा चित्र दिख रहा है ये मानव में परिसंचरण तंत्र का चित्र है। तो जब आपका शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, तो सोचिए कि जब आपका शरीर में कहीं पर कट लग जाता है, किसी कारण से कट जाता है, तो क्या होता है, खून बहने लगता है। तो ये जो खून या रक्त होता है ये क्या होता है, ये क्यों बहता है, तो अभी हम पहले रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त या ब्लड। तो आपने जाना कि पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है, जो जल होता है वो जल के साथ ही जो खनिज लवण होते हैं वो जड़ तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार जो रक्त होता है वो एक शारीरिक तरल पदार्थ होता है। जैसे जल में ही घुलकर खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है, तो उसी प्रकार से रक्त में घुलकर ही शरीर के जो आवश्यक तत्व हैं वो और ये जो भोजन है वो परिवहन होता है।
तो जो भोजन वायु एवं अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है, कौन करता है? रक्त करता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि रक्त यह कार्य किस प्रकार से करता है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो रक्त भी अलग अलग कोशिकाओं से बना होता है। तो रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त क्या है देखते हैं। तो रक्त में रहता है प्लाज्मा 55% और रक्त कोशिकाएं 45%। तो जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल और पट्टिकाणु, व्हाइट प्लेटलेट्स। तो ये हो गया रक्त। तो रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से बना है। तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त होता है उसका जो तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा ना कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 3 भाग, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु होते हैं। और प्लाज्मा जो होता है वो तरल भाग होता है। तो हम जानेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं क्या है। आरबीसी। तो जो कोशिकाएं किसी द्रव्य में बहती है उन्हें कणिकाएं कहते हैं। तो जो ये प्लाज्मा में बहती रहती है जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, तो जो द्रव्य में बहती रहती है जो कोशिकाएं उन्हें कणिकाएं कहा जाता है। आरबीसी अत्यंत छोटी इकाई होती है जो प्लाज्मा में तैरती है। तो ये जो आरबीसी है ये प्लाज्मा में तैरती रहती है। प्लाज्मा क्या है? द्रव्य अवस्था में रहता है और इसमें ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वे तैरती रहती हैं। इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं को कणिकाएं भी कहा जाता है क्योंकि वो तरल में, द्रव्य में तैरती है। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं तो इसका रंग होता है वो उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये दिखने में कैसा होता है? लाल रंग होता है और इसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब मैंने कहा तो अधिकांश बच्चे परिचित होंगे हीमोग्लोबिन से, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है तब आप देखते होंगे कि यदि वो कम होता है तो आपको कमजोरी लगता है। तो यही है रक्त में उपस्थित जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन है। तो इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि शरीर में रक्त की कितनी मात्रा है। हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने का काम करता है तथा कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो ये क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण काम करता है हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन का स्तर शरीर में सही होना आवश्यक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? रक्षा करने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर के भार का लगभग 7% रक्त का भार होता है। जो शरीर का भार होता है उसका 7% क्या होता है? रक्त का भार होता है। इसके बाद है पट्टिकाणु, तो प्लेटलेट। तो जब हमको कहीं पर चोट लग जाता है या कट जाता है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो रक्त का बहना होता है वो अपने आप बंद हो जाता है और उस स्थान पर लाल रंग का एक धब्बा सा जम जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि
आपको जब कहीं पर कट जाता है तो थोड़ी देर तो खून निकलता है, फिर वो अपने आप बंद हो जाता है खून निकलना, और उस जगह में एक धब्बा जैसा दिखाई देता है लाल रंग का। तो पट्टिकाणु रक्त का थक्का बना देता है। जो पट्टिकाणु होता है उसी के कारण ये थक्का जम जाता है, और जिसके कारण जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। यदि ये नहीं होता तो क्या होता, हमारा रक्त बहता रहता और बहुत ज्यादा रक्तस्राव से हमें नुकसान भी होता। तो जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि ये रक्त का थक्का बना देता है। तो यहाँ देखिए दिया गया है, ये है लाल रक्त कण, और ये है पट्टिकाणु, और ये सफेद रक्त कणिकाएं। तो सफेद रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, लड़ाई का काम करती हैं, वो शरीर को रोगों से बचाती हैं। और लाल रक्त कणिकाएं प्लेज्मा में तैरती रहती हैं, और ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन देने का काम करता है, और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। और जो पट्टिकाणु होता है वो रक्त को बहने से रोकता है, रक्त का थक्का जमाता है, जिसके कारण कट जाने के बाद भी रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो और जो तरल भाग होता है वो हो गया प्लाज्मा, और ये हो गया, ये जो दिख रहा है ये है रक्त वाहिनी। तो रक्त में पाया जाने वाला विभिन्न तरह का ये कोशिकाएं हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। और इसके आगे का जो भाग है रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।